हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज से आपका इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूं और इंग्लिश में जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट इडियम और फ्रेजेस जो हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एग्जाम को नजदीक देखते हुए हम लोग जो है कुछ ही क्लासेस में कुछ मैराथन टाइप की चला के सारे इडियम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, साथ बनाए रखिएगा। कहीं पे किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ईडियम और फ्रेज होता क्या है। ईडियम और फ्रेज से कितने क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, और वो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही होने की संभावना या बिल्कुल पेपर जैसे ईडियम कैसे करेंगे, क्या ट्रिक होगी याद करने की, कैसे उनको आसानी से सीखा जा सकता है। तो आज हम आपके इस डर को समाप्त करेंगे इस क्लास के द्वारा बच्चों। ठीक है, तो पेपर जैसे इडियम जो कि एग्जाम में आते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं, उनको हम लोग आज कुछ देखेंगे और एक अलग अंदाज में इडियम को सीखने का प्रयास करेंगे। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग कि रिवीजन जरूर करना है, प्लस कहानी के तरीके से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे ईडियम की जब हम बात करते हैं तो ईडियम एंड फ्रेज, जैसे बच्चों हिंदी में आप मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश में ईडियम एंड फ्रेजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुहावरे मुहावरे होते क्या है कि शब्द तो कुछ यूज करते हैं लेकिन रेफरेंस दूसरा होता है। ठीक है, किसी दूसरे अंदाज में किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए हमने अपनी कुछ प्रोवर्ब सेट कर रखी हैं, हमने कुछ कहावतें सेट कर रखी हैं। उन्हीं को इंग्लिश में हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है बच्चों, इडियम एंड फ्रेजेस कह दिया है। फ्रेजेस लोकोक्ति के लिए और इडियम मुहावरे के लिए कह देते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ ऐसी ट्रिक जो कि कॉमन होगी कि अगर कभी भी जैसे मान लो इडियम की कितनी तरीके के इडियम होते हैं, तो कभी कभी तो हम देखते हैं कि कोई भी कलर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है बच्चों। तो अगर कभी भी कलर आ गया, जैसे कलर कौन कौन से, ब्लू आ गया, पिंक आ गया, ब्लैक आ गया, व्हाइट आ गया। जैसे बच्चों किसी ने आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि भाई एक ईडियम है हमारा और ईडियम है व्हाइट कॉलर वर्कर्स। और ये व्हाइट कॉलर वर्कर्स ही नहीं बच्चों, एक और ईडियम यहीं से बनता है, ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है, दोनों के मीनिंग को हम लोग देखेंगे कि बच्चों कैसे याद रखना है। देखेंगे बच्चों कैसे याद रखना है व्हाइट कॉलर वर्कर और ब्लू कॉलर वर्कर। ब्लू कॉलर वर्कर और व्हाइट कॉलर वर्कर। व्हाइट कॉलर वर्कर, व्हाइट शर्ट कौन पहनता है, जो बड़े अफसर होंगे, जो बड़े अधिकारी होंगे, जो किसी भी चीज में किसी भी फील्ड में बिल्कुल स्किल्ड हैं, जिनके पास पूरी स्किल है किसी काम को करने की, जो बिल्कुल उस काम में क्या हो चुके हैं, प्रोफिशिएंट हो चुके हैं। ठीक है, उनको उस काम की पूरी जानकारी है। मतलब वर्कर भी हैं तो वर्कर ही हैं, काम करने वाले ही। वर्कर किसे कहते हैं, जो काम करने वाले हैं। कौन, कारीगर लोग। ठीक है बच्चों, वही तो वर्कर हैं जो कारीगर हैं। यहां भी वर्कर कारीगर ही होंगे। कॉलर, कॉलर यहां पे इस वाले कॉलर से तुम समझ लेना। ठीक है, तो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दो तरीके के कॉलर हैं। व्हाइट कॉलर किसे मिलेगा, जो एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो व्हाइट कॉलर वर्कर्स कौन से वर्कर होंगे, तो जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको बच्चों हम क्या बोल देंगे, स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड का मतलब होता है सीखे हुए। ठीक है, एकदम सक्षम किसी चीज में, तो स्किल्ड वर्कर्स को हम क्या बोल देंगे, ये सक्षम है। ठीक है, सक्षम है, या आप कह लें ये कि ये एक्सपर्ट हैं। अंग्रेजी में क्या कह लेंगे, एक्सपर्ट हैं,
सक्षम है किसी काम को करने में, एक्सपर्ट है। अनुभवी हैं तो अनुभवी हैं तो उनको स्किल्ड कह दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपर्ट या अनुभवी। ब्लू कॉलर वर्कर क्या है, ये है स्किल्ड का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, अनस्किल्ड, ठीक है। तो अगर कभी भी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं तो उसके लिए बच्चों हम क्या यूज करेंगे, तो अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए हम यूज करते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर्स जिनके पास ब्लू कॉलर है। अधिकतर क्या होता है बच्चों की कंपनी वगैरह में आपने देखा होगा कि ब्लू कलर की शर्ट दे दी जाती है। ब्लू कलर की शर्ट किसे दी जाती है, जो छोटे कर्मचारी होते हैं उन लोगों को। बड़े कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, व्हाइट कॉलर दिया जाता है, व्हाइट शर्ट दी जाती है, ब्लैक पैंट दी जाती है। तो इसी से आप याद रखिएगा, व्हाइट कॉलर वर्कर का मतलब होता है स्किल्ड वर्कर, और यहां पे अनस्किल्ड जो कि योग्य नहीं है, मतलब अयोग्य है, ठीक है बच्चों। तो जो अयोग्य है, ठीक है, जो एक्सपर्टाइज नहीं है, जो स्किल नहीं रखते हैं पूरे तरीके से, जो आधे सीखे हुए हैं, जो आधी चीजें जानते हैं, उनको हम अनस्किल्ड वर्कर कह देंगे। समझे बच्चों की नहीं। तो इस तरीके से ईडीएम में कलर कभी भी व्हाइट आए स्किल्ड, ब्लू आए तो अनस्किल्ड। मुझे नहीं लगता है कि अब आप इसे एग्जाम में गलत करके आ सकते हैं बच्चों। हमने एक और पूछा आपसे, कलर वाले ही आज डिस्कस कर लेते हैं। इस क्लास में जितने भी ईडीएम में कलर आते हैं हम लोग आज बच्चों उनकी ही बात करने वाले हैं, ठीक है। एक हमारा ईडीएम है प्यारे बच्चों, सभी लोग बताएंगे, और वो ईडीएम है बच्चों, ईडीएम है ब्लू या यूं कह लो ट्रू ब्लू। एक है ट्रू ब्लू, एक है बच्चों ब्लू ब्लड, एक है बच्चों ब्लू मर्डर, ठीक है। एक है बच्चों फीलिंग ब्लू, ठीक है प्यारे बच्चों। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ट्रू ब्लू क्या होता है। हमने कहा ही इज माई ट्रू ब्लू। ट्रू ब्लू का मतलब है कि सच्चा साथी, या फिर एक ऐसा दोस्त जिसपे आप भरोसा कर सकें, वो हमेशा क्या होगा, ट्रू ब्लू होगा। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए ना, समझे, तो सर्किट, ठीक है। तो एकदम सेम आप समझ लीजिए कि ऐसा साथी जो हमेशा एकदम क्या कहते हैं उसको, कि मेरा राइट हैंड, तो राइट हैंड की तरह साथ रहे, तो ऐसा साथी क्या कहलाता है, ट्रू ब्लू। ट्रू का मतलब बच्चों होता है सच्चा। हिंदी में अगर कहीं भी ट्रू आए तो सच्चा, और ब्लू का मतलब आप याद रखिएगा, ब्लू का मतलब वैसे नीला होता है, लेकिन यहां पे ब्लू का मतलब आप पुट कर लीजिएगा कि सर ब्लू मींस साथी, और ट्रू का मतलब सच्चा। तो कहीं भी आपको बच्चों ट्रू दिखा तो आप तुरंत याद रखेंगे कि सर इसका मतलब तो आपने क्या बताया है, ट्रू ब्लू का मतलब है सच्चा साथी, ठीक है, सच्चा साथी या फिर बच्चों सच्चा दोस्त, ठीक है। इंग्लिश में जब हम इसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो अ ट्रस्टेड फ्रेंड, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा, अ ट्रस्टेड फ्रेंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ट्रू ब्लू का मतलब ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड नीला खून, नहीं नहीं नहीं, ब्लू का मतलब छोड़ दो अभी, ठीक है, लिखा कुछ जाएगा, मीनिंग कुछ और होगा। यही मुहावरे का अर्थ होता है। जैसे बच्चों हिंदी में आप पढ़ते हो ऊंट के मुंह में जीरा, ना तो ऊंट होता है, ना जीरा होता है, ना मुंह होता है। उसका मतलब होता है बहुत थोड़ा होना, बहुत कम होना, कम मात्रा में होना। इसी तरीके से हमने कहा ब्लू ब्लड, तो नीला खून नहीं, ब्लड से मतलब यहां पे है राजसी खानदान से मतलब रखना, या मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करना। रॉयल का मतलब जैसे किंग जॉर्ज, समझे कि नहीं, या अंबानी का बेटा किस फैमिली से आ रहा है बच्चों, रॉयल फैमिली से आ रहा है, राजसी खानदान से आ रहा है, तो राजसी परिवार से आ रहा है, रॉयल फैमिली है, तो ब्लू ब्लड है उसके, उसका जो ब्लड है वो ब्लू ब्लड। अब ये नहीं कि नीला खून उसका है, ना ना,
लाल ही होता है, सबका होता है, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, लेकिन ये परिवार के लिए कहा गया है कि ये ब्लू ब्लड है, कि जैसे किसी की जनरेशन चली आ रही है एकदम रईसी वाली, तो उसे हम कह देंगे रॉयल फैमिली। ठीक है, रॉयल फैमिली बच्चों हिंदी में क्या कहेंगे, तो राजसी। ठीक है, राजसी, राजा जैसा जीवन जीने वाला या राजा जैसा परिवार से मतलब रखने वाला ब्लू ब्लड कहलाएगा। ठीक है, राजसी। ब्लू मर्डर, ठीक है, मर्डर का मतलब वैसे खून होता है, ब्लू का मतलब नीला, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका मतलब कुछ और ही होगा। तो कैसे याद रखेंगे बच्चों, ब्लू मर्डर से याद रखना। मर्डर होने पे क्या होता है, कभी भी मर्डर हो गया तो हाहाकार मच जाता कि अरे ये क्या हो गया, सभी लोग भाग खड़े होते हैं उस तरफ। तो आप याद रखिएगा कि ब्लू मर्डर का मतलब होता है लाउड आउट क्राई। अब लाउड आउट क्राई का मतलब क्या है, तो आउट क्राई, आउट क्राई का मतलब होता है हाहाकार मच जाना। कहीं भी किसी भी जगह ब्लू मर्डर की कंडीशन बन जाए, जैसे कहीं दंगा हो गया, कहीं भी कोई ऐसी घटना घटित हो गई, मोहल्ले में लड़ाई हो गई तो सब लोग भाग खड़े हुए, या कहीं कोई चीज ऐसी मिल गई तो भाग खड़े हुए। ठीक है, तो लाउड आउट क्राई हिंदी में बच्चों इसे क्या कहेंगे, तो हाहाकार मच जाना। हाहाकार मच जाने को क्या कहेंगे, ठीक है, लाउड आउटक्राई कहेंगे। कोलाहल पूर्ण भी कहते हैं, हाहाकार मच जाना, या फिर हम बच्चों क्या कह देंगे, कोलाहल पूर्ण, शोरगुल से भरा हुआ, शोरगुल से भरा हुआ। फीलिंग ब्लू कहते हैं, आई एम फीलिंग ब्लू टुडे। ये बच्चों थोड़ा सा बताइए, फीलिंग का मतलब तो आप सभी जानते हो कि फील करना, फीलिंग का मतलब जानते हो ना, फील करना। तो फीलिंग मतलब फील करना, और ब्लू, ब्लू का मतलब नीला फील करना, नहीं नहीं, फीलिंग ब्लू का मतलब होगा बच्चों नाखुश होना, किसी चीज से अनहैप्पी होना। तो बच्चों आप क्या लिख देंगे कि फीलिंग अनहैप्पी। ठीक है, फीलिंग अनहैप्पी। बच्चों हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, नाखुश होना। ठीक है, नाखुश होना। ठीक है, नाखुश होना या नाराज होना। ठीक है, आप सीधे सीधे हिंदी में और आसान तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नाराज होना। ठीक है, फीलिंग अनहैप्पी इज नोन एज फीलिंग ब्लू। तो बच्चों कभी भी किसी भी शब्द में अगर ब्लू आता है तो इस तरीके के मीनिंग होंगे, ईडियम फ्रेज में कुछ इस तरीके से हम पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग देख लीजिए, कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बच्चों चलते हैं। समझ आ रहा है ना सभी को, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ बच्चों बढ़ते हैं, और अगला पेज हमारा है, उसमें लिखेंगे कि आउट ऑफ द ब्लू। अगला इडियम है हमारा आउट ऑफ, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू। एक बच्चों होता है टू गिव ब्लू पेंसिल समथिंग, टू गिव ब्लू पेंसिल समथिंग, टू गिव ब्लू पेंसिल समथिंग। एक होगा बच्चों ब्लू आइड बॉय। ठीक है, इतने देखते हैं बच्चों पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ का मतलब ऐसा जो सोचा ही नहीं गया। आउट ऑफ द ब्लू
तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो एकदम हमारे लिए सडन थी, जो हमारे साथ अचानक से हुआ। मतलब अगर कभी भी कंप्लीटली कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कि आपको नहीं पता है कि अभी पेपर कब होगा और अचानक से डेट आ गई। मतलब आप तो सो रहे थे एकदम, और सो रहे थे बढ़िया से, और किसी दोस्त ने आपको फोन किया और फोन करके कहा कि भाई 1 हफ्ते बाद हाई कोर्ट का पेपर है। तो हाई कोर्ट का पेपर है, आपके लिए क्या हो गया, आउट ऑफ द ब्लू। आपने गेस ही नहीं किया था कि इतना जल्दी पेपर हो सकता है, तो आउट ऑफ द ब्लू, वो आउट ऑफ द ब्लू हो गया आपके लिए। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड या सडन, जो आपने सोचा ही नहीं था। ठीक है, जो आपने सोचा ही नहीं, आपने कट ऑफ के बारे में नहीं विचार किया और उतनी कट ऑफ चली गई, तो वो आपके लिए बच्चों क्या हो गया, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो गया। कंप्लीटली सडन, या अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हो और सडन भी कह सकते हो, मतलब अचानक से। ठीक है, हिंदी में क्या कह देंगे बच्चों, अचानक से। ठीक है, अचानक से या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जिसका आपने इरादा नहीं किया था, उसको बच्चों आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं। ठीक है, या आप और अगर लिखना चाहो तो पूरी तरह से जो अनअपेक्षित है बच्चों, पूरी तरह से अनअपेक्षित। ठीक है, जिसकी बच्चों अपेक्षा नहीं की आपने, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, आउट ऑफ द ब्लू। टू गिव ब्लू पेंसिल समथिंग, या बच्चों कभी कभी गिव नहीं भी लिखते हैं, लिखते हैं टू ब्लू पेंसिल समथिंग। ठीक है, कभी कभी गिव नहीं भी लिखेंगे, टू गिव ब्लू पेंसिल समथिंग या फिर टू ब्लू पेंसिल समथिंग, दोनों हो सकता है। या तो बच्चों यहां पे ऐसे लिख दें, ज्यादा सही रहेगा, टू गिव ब्लू पेंसिल समथिंग पूरा भी पढ़ सकते हो, या टू गिव टू ब्लू में से कोई एक चीज भी रख सकते हो। ठीक है, टू गिव ब्लू पेंसिल समथिंग का मतलब है कि कहीं भी किसी भी जगह से कुछ काट के निकाल देना, या किसी चीज पे बच्चों रोक लगा देना। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे मूवी होती है, पिक्चर सभी देखते हैं, तो अधिकतर न्यूज में हमारे पढ़ने में आता है कि सेंसर बोर्ड ने ये ऐसे ऐसे सीन हटा दिए मूवी से, या कुछ डायलॉग था उस पर रोक लगा दी, सेंसर कर दिया। तो किसी भी चीज में काट छांट कर देना या कुछ काट के अलग कर देना, उसको बच्चों कहते हैं टू गिव ब्लू पेंसिल समथिंग। जैसे आपने एस्से लिखा एक बढ़िया सा, या कोई क्वेश्चन किया और उसमें कोई स्टेप गलत कर दिया, या बच्चों कहीं पे आपने कोई लाइन लिखी, कोई शब्द गलत यूज कर दिया, तो मुझसे चेक कराने जब आप आएंगे तो मैं क्या करूंगा, एक नजर बच्चों उसको पढ़ूंगा, देखूंगा और तुरंत क्या करूंगा, टू ब्लू पेंसिल कर दूंगा। टू ब्लू पेंसिल समथिंग, जो गलतियां हैं उनको क्या कर देंगे, सेंसर कर देंगे। तो बच्चों याद रखना कि टू सेंसर समथिंग, टू सेंसर समथिंग, टू सेंसर समथिंग मतलब किसी भी चीज को काटना, छाटना या काट छांट करके अलग कर देना बच्चों क्या कहलाएगा, तो वो होगा टू ब्लू पेंसिल समथिंग। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में आप क्या लिख सकते हैं कि किसी भी चीज पर पाबंदी लगाना। ठीक है बच्चों, पाबंदी लगाना क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्लू पेंसिल समथिंग। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय नीली आंखों वाला लड़का नहीं भाई, ब्लू आइड जरूर है, गाना सुना है ना ब्लू आइज। तो ब्लू आइज, ब्लू आइज किसकी होंगी, जो आपका भाई आंखों में कब चमक दिखेगी सामने वाले की, जब आप उसको चाहते होंगे, जब वो आपका सबसे ज्यादा फेवरेट पर्सन होगा। समझे कि नहीं, आपकी नौकरी लगेगी, आपकी नौकरी लगेगी तो आप भी फेवरेट बनेंगे ना किसी ना किसी के लिए, तो ब्लू आइड बॉय। अभी तो अपने मम्मी पापा के सभी क्या हैं, ब्लू आइड बॉय हैं, फेवरेट पर्सन है बच्चों। ठीक है, तो फेवरेट पर्सन के लिए क्या इस्तेमाल कर देंगे, लिख लीजिए फेवरेट पर्सन। ठीक है, तो फेवरेट पर्सन के लिए बच्चों ब्लू आइड बॉय लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लू आइड बॉय किसे कहेंगे, कोई भी जो आपका फेवरेट है उसको ब्लू आइड बॉय कहेंगे बच्चों। अगर बच्चों हिंदी में बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा जो प्रिय हो,
जो अत्यधिक प्रिय हो, ठीक है, जो अत्यधिक प्रिय हो उसको बच्चों कह देंगे। फेवरेट का मतलब सबसे पसंदीदा व्यक्ति, प्रिय या आप लिख लो पसंदीदा व्यक्ति, ठीक है। आपके जीवन में भी तो कोई ना कोई पसंदीदा होगा बच्चों, तो उसके लिए सभी लोगों का कोई ना कोई फेवरेट पर्सन होता है, किसी का कोई टीचर, किसी का परिवारीजन, हालांकि परिवार तो सबका ही फेवरेट होता है। तो ब्लू आइड बॉय। अच्छा, बॉय से सिर्फ यही नहीं है कि लड़का ही हो सकता है फेवरेट पर्सन, बॉय जरूर लिखा है लेकिन एक किसी के लिए भी यूज हो सकता है, मतलब बस वो फेवरेट होना चाहिए, वो प्रिय होना चाहिए आपको, उसके लिए बच्चों हम क्या यूज कर देंगे, तो उसके लिए हम यूज कर देंगे ये बच्चों, ठीक है। और पूछा भी गया है, एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसके पूछे जाने की संभावना है बच्चों। अगला इडियम बच्चों हमारा है ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस का क्या मतलब है कि बच्चों पढ़ा तो आपने बहुत लेकिन कुछ याद नहीं हुआ, उसका कोई खास फल नहीं दिखा, ठीक है। तो मेक एनॉर्मस बट फ्यूटाइल एफर्ट, ठीक है, कि हमने किसी भी चीज के लिए भारी प्रयास किया परंतु व्यर्थ रहा। तो बच्चों मेक, अलग कलर से बच्चों लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा, इसलिए अलग कलर से लिख रहे हैं कि इधर वाला आपके लिए हाईलाइट होता हुआ चले। तो ब्लू इन द फेस का मतलब है मेक एनॉर्मस। बच्चों एनॉर्मस का मतलब क्या होता है आप सभी बताइए, तब तक मैं आगे लिख रहा हूं। मेक एनॉर्मस बट फ्यूटाइल एफर्ट, ठीक है। मेक एनॉर्मस बट फ्यूटाइल एफर्ट, बच्चों किसी भी चीज के लिए, ठीक है, नीचे हिंदी में लिख दे रहे हैं कि किसी चीज के लिए भारी, एनॉर्मस का मतलब होता है भारी, परंतु व्यर्थ प्रयास करना, ठीक है बच्चों। किसी चीज के लिए भारी परंतु व्यर्थ प्रयास करना क्या हो जाएगा, यही होगा मेक एनॉर्मस बट फ्यूटाइल एफर्ट। बट फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है जिसका कोई भी रिजल्ट ना हो, उसे फ्यूटाइल कहते हैं, ठीक है। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस के लिए यूज करते हैं बच्चों। और एक जो इडियम है जो बच्चों सभी जानते होंगे और जल्दी से गेस करिए वो कौन सा होगा, आप सभी इसका आंसर खुद से देंगे कि वंस इन अ ब्लू मून। बच्चों ये तो सबकी जुबान पे होगा, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब वेरी रेयरली, वेरी रेयरली, जो बहुत ही कम देखने को मिले या कम समय में देखने को मिले, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। रेयरली का मतलब क्या होता है, जो काफी समय बाद हो, उसके लिए बच्चों यूज करते हैं वेरी रेयरली, ठीक है। आप कह सकते हो कि सर क्या दुर्लभ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो हिंदी में दुर्लभ, दुर्लभ, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ दुर्लभ लिख सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, या दुर्बल मतलब दुर्लभ, ठीक है। तो वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, दुर्लभ। ब्लू इन द फेस याद हो गया बच्चों, ब्लू आइड बॉय फेवरेट बॉय। ब्लू इन द फेस की कोशिश तो करना लेकिन उसका रिजल्ट न मिलना, ठीक है। किसी चीज के लिए भारी परंतु व्यर्थ प्रयास, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, बहुत ही। वंस इन अ ब्लू मून जो बहुत रेयर होता हो, पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि अमावस की रात में कोई शक्ति की पूजा करेंगे तो वो अमावस की रात पता चला कि 15 साल बाद आ रही है, 20 साल बाद आ रही है, बहुत रेयर है वो, ठीक है। आजकल जैसे आयोग में पेपर करवा रहे हैं तो बहुत रेयर वैकेंसी दे रहे हैं, ठीक है। कोई वैकेंसी निकल रही तो कैसी है, वंस इन अ ब्लू मून, कि कभी आ गई फिर पता चला सालों के लिए गोल, या पेपर करा दिया रिजल्ट रेयर हो गया,
ठीक है, तो वेरी रेयरली, दुर्लभ। ब्लू इन द फेस, मेक एनॉर्मस बट फ्यूटाइल एफर्ट, ब्लू आइड बॉय, याद कर लेना है बिल्कुल, इसे गलत नहीं करके आना है बिल्कुल कभी भी। फेवरेट पर्सन, जो सबसे प्रिय है, आंखों का तारा, हिंदी में आप लिख भी सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, आंखों का तारा, आंखों का तारा भी कौन है, ब्लू आइड बॉय। टू गिव ब्लू पेंसिल समथिंग या टू ब्लू पेंसिल समथिंग, टू सेंसर समथिंग, पाबंदी लगा देना किसी चीज पे, आउट ऑफ द ब्लू, जो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए, जो आपने सोचा ही नहीं और हो गया, समझे कि नहीं बच्चों, पूरी तरह से अनअपेक्षित, जिसकी आपने अपेक्षा न की हो, आउट ऑफ द ब्लू। क्लियर, नेक्स्ट पेज पे चलें बच्चों, ब्लू के खत्म करते हैं, ठीक है, उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा ईडियम है टू बीट, टू बीट, सभी लोग गैस भी करेंगे, टू बीट, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, तब तक आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, एक बच्चों ईडियम है ब्लू रिबन, ब्लू रिबन, या फिर बच्चों कभी कभी इसी ब्लू रिबन को क्या लिख देते हैं, ब्लू रिबैंड भी लिख देते हैं, याद रखिएगा, ब्लू रिबन या ब्लू रिबैंड लिख देते हैं। तो चाहे रिबैंड लिख दें और चाहे बच्चों क्या लिख दें, तो ब्लू रिबन और ब्लू रिबेंड। बच्चों आंसर करेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे कि आंसर कर सकें। अगला ईडियम है द ब्लूज, ठीक है, और नेक्स्ट ईडियम है ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग, STOCKING, ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग। नेक्स्ट है बच्चों टॉ का ब्लू स्ट्रीक, टॉ का ब्लू स्ट्रीक, ठीक है। अब एक एक करके बच्चों समझ लेंगे, एक और लिख लें फिर हम लोग समझना शुरू करते हैं। अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बच्चों टू बीट ब्लैक एंड ब्लू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पढ़ लिया सभी ने, गेस करना चाहेंगे आप लोग, ठीक है, गेस करिए। ईडियम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं हम, ऑप्शन से कैसे लगा सकते हैं, वैसे ईडीएम में तुक्का उक्का लगता नहीं है, लेकिन कुछ ईडीएम ऐसे होते हैं जिसमें हम वर्ड्स के बेसिस पे हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कलर आया तो कुछ ऐसा बनेगा, इतने ऑप्शन हो सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन इसके हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। 2 क्वेश्चन इसके पेपर में कंफर्म है आपके आने, ईडीएम और फ्रेज से। आप PYQ लगाइएगा, आप प्रैक्टिस पेपर देखिएगा, 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, 2 से 3 हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को बहुत बुरे तरीके से पीटना, मतलब आप तुरंत लिख लेंगे कि टू बीट मर्सी लेसली, ठीक है, टू बीट मर्सी लेसली, टू बीट मर्सी लेसली, ठीक है बच्चों। बेरहमी से पीटना, हिंदी में आप क्या कह देंगे इसी को, तो हिंदी में बच्चों कह देंगे किसी को बेरहम होके पीटना या बेरहमी से पीटना, ठीक है, बेरहमी से पीटना, टू बीट मर्सी लेसली। ब्लू रिबन या ब्लू रिबैंड किसे कहते हैं बच्चों, कभी भी किसी भी कंपटीशन का या कभी भी किसी भी मैच का आपने देखा होगा कि हाईएस्ट प्राइज होता है, कहीं भी आप गए या वर्ल्ड कप हो रहा है तो वर्ल्ड कप का हाईएस्ट प्राइज क्या है,
सारी टीमें लड़ेंगी, सारी टीमें खेलेंगी, किसको जीतने के लिए? उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। एक बड़ा सा कप होता है ना, जिसको फाइनल में रखा जाता है, दो टीमें खेलती हैं और पहले तो फाइनल में पहुंचना चुनौती, फिर जब वहां पहुंच गए वर्ल्ड कप में, तो फिर उस वर्ल्ड कप को अपने देश ले जाने की जो होड़ होती है। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते बच्चों, तो कप लेके आए अपने देश में, खूब लोगों ने उसके साथ फोटो खिंचाई, फोटो डाली, ठीक है, हुआ ना। तो वो क्या था उनके लिए, टीम इंडिया के लिए वो क्या था? वो ब्लू रिबन था, वो ब्लू रिबन था। तो ब्लू रिबन बच्चों वो होता है कि हाईएस्ट प्राइज, किसी भी कंपटीशन का हाईएस्ट प्राइज, कि जैसे कोई टेस्ट हुआ और हमने कहा कि सबसे फर्स्ट प्राइज बच्चों ये होगा आपके लिए, तो वो आपके लिए जो फर्स्ट प्राइज है वो बच्चों क्या हो गया? ब्लू रिबन हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो वो ब्लू रिबन और ब्लू रिबेंड, कभी कभी ब्लू रिबन लिख देते हैं, कभी कभी ब्लू रिबेंड लिख देते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट प्राइज, ठीक है, हाईएस्ट प्राइज ऑफ कंपटीशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप यूं कह लो हिंदी में इसको कि सर्वोच्च, सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा जो पुरस्कार है किसी भी चीज के लिए दिया जाएगा, वो बच्चों क्या होगा? ब्लू रिबन होगा। तो हाईएस्ट प्राइज इन अ कंपटीशन लिख लो, इन अ कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब कोई भी, किसी भी चीज का, जैसे आपको सबसे बड़ी पोस्ट जो होगी आपने उसकी कट ऑफ क्लियर कर ली, ठीक है, उसकी कट ऑफ क्लियर कर ली और वो पोस्ट आपको मिल गई, तो वो पोस्ट आपके लिए क्या होगी? ब्लू रिबन होगी, क्योंकि वो सबसे ऊपर की थी, सबसे हाई नंबर उसके लिए चाहिए थे, हाईएस्ट नंबर चाहिए थे। तो हाईएस्ट नंबर जब चाहिए थे तो बच्चों वही तो हो गया ब्लू रिबन आपके लिए, ठीक है। द ब्लूज का क्या मतलब है? अधिकतर देखा होगा जहां आप अपना गम बांटने जाते हैं या बैठते हैं जाके एकदम कोई भी गमगीन जगह, या जहां का माहौल थोड़ा सा एकदम वैसा हो ना, डार्कनेस हो, डार्क रूम हो, उसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है, कैफे वगैरह के नाम भी देखा होगा आपने, द ब्लूज करके ही होते हैं। तो ब्लूज का मतलब होता है अवसाद में होना, ठीक है। अवसाद को बच्चों क्या कहेंगे? तो डिप्रेशन, ठीक है, सुना होगा सभी ने। तो बच्चों द ब्लूज का जो मतलब होगा वो होगा अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, अ स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ, ये बच्चों आ अलग है और स्टेट अलग है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सही करते, स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसी स्थिति जब बिल्कुल दीन दुनिया से आप अलग हैं, बहुत दुखी हैं, ठीक है, तो वो जो डिप्रेशन वाली स्थिति है उसे कहते हैं आई एम इन द ब्लूज। आई एम इन द ब्लूज का मतलब यह है कि मैं बहुत दुख में हूं इस समय, मैं टूट चुका हूं, तो उसको बच्चों क्या कह देंगे, ठीक है। तो लिख लेना बहुत दुखी होना, बहुत दुखी होना, या बच्चों आप लिख लेंगे अवसाद में होना, ठीक है, दोनों होंगे बच्चों, अवसाद में होना, ठीक है। दुखी आप किसी भी वजह से हो सकते हैं, वजह कोई भी हो सकती है बच्चों। तो द ब्लूज का मतलब बच्चों आप समझ गए। बताइए प्यारे बच्चों जरा सभी लोग कि द ब्लूज क्या है? तो द ब्लूज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, दो तीन बार मेरे साथ में पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। द ब्लूज, द ब्लूज, आई एम इन द ब्लूज, यू आर इन द ब्लूज। तो मतलब आ स्टेट ऑफ डिप्रेशन की मैं डिप्रेस हूं, तुम डिप्रेस हो, कारण कोई भी हो सकता, हूं नहीं, सिर्फ समझने के लिए मान लो कि हो, ठीक है, लेकिन डिप्रेशन अच्छी चीज नहीं है। ब्लू स्टॉकिंग किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, देखिए एक ब्लू स्टॉकिंग ऐसा ईडियम है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए यूज होगा। और महिला कौन सी महिला? एक ऐसी महिला जिसका स्कॉलरली इंटरेस्ट हो। स्कॉलरली इंटरेस्ट मतलब जो लिटरेचर का ज्ञान रखती हो, उसे कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग। तो अ वोमेन विद स्ट्रॉन्ग, अ वोमेन विद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग स्कॉलरली
स्कॉलरली और लिटरेरी इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, एक ऐसी महिला, अ वुमेन विद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब भारी जानकारी है, स्कॉलरली मतलब स्कॉलर है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, और या तो वो ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, दूसरी चीज लिटरेरी इंटरेस्ट है, या फिर वो लिटरेचर में उसने पढ़ाई की है, उसका लिटरेचर में बहुत मतलब उसकी रुचि है। ठीक है, लिटरेचर उसका बहुत अच्छा है, तो लिटरेरी इंटरेस्ट है, मतलब उसके जो पसंद है वो लिटरेचर है। तो ऐसी महिला के लिए हम लोग एक ईडियम यूज करते हैं बच्चों, और वो कौन सा ईडियम होगा? ब्लू स्टॉकिंग वुमेन। ठीक है, तो आप हिंदी में बच्चों क्या लिख सकते हैं? तो आप बच्चों लिख सकते हैं कि ऐसी महिला साहित्यिक साहित्यिक रुचि साहित्यिक रुचि रखने वाली महिला, साहित्यिक रुचि रखने वाली, रुचि नहीं होगा, रुचि होगा, साहित्यिक रुचि रखने वाली महिला। ठीक है बच्चों, तो साहित्यिक रुचि रखने वाली महिला, जिसको साहित्य पसंद हो, ऐसी महिला के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे बच्चों? तो यूज करेंगे ब्लू स्टॉकिंग वोमेन। ठीक है बच्चों, टॉक अ ब्लू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। ठीक है, टॉक अ ब्लू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का मतलब बच्चों होता है बहुत ही जल्दी जल्दी कोई बात बोलना, या बिना रुके बोलते रहना, लगातार बोलते रहना। तो आप कहेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? टू टॉक, टॉक का मतलब बात करना, टू टॉक कॉन्टिन्यूअसली, टू टॉक कॉन्टिन्यूअसली और विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, बिना रुके हुए बोलते रहना बच्चों। ठीक है, हिंदी में आप क्या लिख लेंगे कि हिंदी में बच्चों लिखेंगे बिना रुके बात करना। ठीक है, बिना रुके हुए लगातार बोलना, ऐसे लिख दें, लगातार बोलना। ठीक है बच्चों, बिना रुके हुए जो लगातार बात करे, लगातार बोले जाए, उसको क्या कहते हैं? टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगला इडियम है बच्चों बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बताने का प्रयास करिए, थोड़ा सा गेस करने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ही कई बार आया है पेपर में। आप कोई भी एग्जाम उठाएंगे जहां अंग्रेजी आती है, या जहां अंग्रेजी का जिक्र मिलेगा, इंग्लिश का जिक्र मिलेगा बच्चों, वहां पे तुमको ये बोल्ड हो गया है, सही कर लीजिएगा थोड़ा सा पहले। बोल्ट है बच्चों, बोल्ट। ठीक है, BO, ये बच्चों बोल्ट है, इसको सही कर लीजिएगा जरा सभी लोग। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब बच्चों होगा कि सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, सडन और अनएक्सपेक्टेड, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। ठीक है, कि कोई भी चीज अचानक। और कौन सा था सडन वाला? आप सभी जानते हो, एक बार सभी लोग कमेंट करिए कि और कौन सा बताया था कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड वाला, बताइए। आउट ऑफ द ब्लू, ऐसे ही याद होगा बच्चों, रिलेट कर करके पढ़ेंगे हम लोग, तभी आ पाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि कोई ऐसा धक्का लगना आपको जिसकी आपने अपेक्षा ना की हो। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हो अनअपेक्षित शॉक मिलना। शॉक को क्या कह देंगे? धक्का लिखे दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, अनअपेक्षित
धक्का मिलना या शॉक मिलना बच्चों क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा ये। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए साथ में, फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे बच्चों इसी के साथ। एक बार फिर से देख लीजिए, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू रिबन, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह से पीटना किसी को, ब्लू रिबन हाईएस्ट प्राइज, सबसे ऊंचा पुरस्कार किसी भी कंपटीशन का, द ब्लूज अवसाद में होना, दुखी होना, क्यों दुखी होना वो आप बताइए, ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब एक ऐसी महिला जो साहित्य में रुचि रखती है तो ब्लू स्टॉकिंग वोमेन कहलाएगी, सिर्फ औरतों के लिए यूज होता है। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक मतलब कि जल्दी जल्दी बोलना, टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, ठीक है, बोलने में स्ट्रीक मेंटेन करना, समझे बच्चों की नहीं? तो टॉक अ ब्लू स्ट्रीक क्या होता है ना, स्ट्रीक्स मेंटेन करते हो आप लोग, तो बोलने में वो रुके ही ना, इसको ऐसे समझ लेना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो आपने सोचा नहीं था और आपको उसका धक्का मिल गया, उसको कहेंगे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। सडन शॉक या अनएक्सपेक्टेड शॉक होता है बच्चों, सडन या अनएक्सपेक्टेड शॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे और अगले में बच्चों हम लोग देखेंगे कि अगर कभी भी आपके सामने लिखा हुआ है, बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि रेड लेटर डे, ठीक है, रेड लेटर डे, इतना बच्चों कर लोगे पेपर में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिए कि हां एक पर्सनालिटी भी इनहेंस हो जाए आपकी और एग्जाम में भी फंस जाए। ठीक है, कि कहीं भी आप अगर किसी भी बात को अलग तरीके से बोलना चाहें तो उसमें आप इडियम का सहारा ले सकते हैं, फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, तो फिर आपकी जो बात है वो थोड़ा इंप्रेसिव बन जाती है अगर आपने कभी भी इडियम बोल दिया कहीं पे तो रेड लेटर डे बच्चों, रेड लेटर डे का मतलब होता है कि रेड लेटर डे, डे तो है तो तय है कि एक कोई ऐसा दिन है, कैसा दिन है कि जो बहुत ही यादगार है आपके लिए, तो आपके जीवन का, किसी के लिए भैया वो शादी वाला दिन हो सकता है उसकी, किसी के लिए उसका बर्थडे हो सकता है, जन्मदिन हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सबका रेड लेटर डे अलग अलग। तुम लोग जब नौकरी पाओगे और ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो वो सबसे ज्यादा यादगार दिन होगा, किसी की जिस दिन पहली सैलरी आएगी उसके लिए वो सबसे यादगार दिन होगा। बोलो प्यारे बच्चों, होगा कि नहीं? और रेड लेटर डे वही है भाई कि रेड लेटर डे, अ मेमोरेबल डे, अ मेमोरेबल डे। बच्चों हिंदी में हम लिख सकते हैं यादगार दिन। ठीक है बच्चों, यादगार दिन, आपका जो सबसे यादगार दिन है वो बच्चों क्या हो जाएगा? अ मेमोरेबल डे। अ मेमोरेबल डे को क्या बोलेंगे? तो रेड लेटर डे। ठीक है, रेड लेटर डे हम बोल देंगे अ मेमोरेबल डे के लिए। बच्चों अगर कभी भी लिखा हुआ है कहीं पे रेड टैपिज्म, ठीक है, तो रेड टैपिज्म, रेड टैपिज्म बच्चों क्या होता है? किसी भी चीज के लिए टैपिज्म का क्या मतलब होगा? टैपिज्म का मतलब बच्चों होता है कि एक्सट्रीम फॉर्मेलिटी करना किसी के साथ, फॉर्मेलिटी करना। टैपिज्म इज एक्चुअली फंसाना, ट्रैप। ठीक है, हाँ, क्या करके फंसाते हो किसी को? फॉर्मेलिटी करके फंसाते हो कि अच्छा अच्छा खाना खिला दो उसको, बढ़िया खूब उसके आगे पीछे घूमो, तभी तो सामने वाला तुम्हारे काम आएगा। तो रेड टैपिज्म, रेड टैपिज्म का मतलब है एक्सट्रीम फॉर्मेलिटी करना। आप कहें कि सर कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना जैसे नया नया दामाद होता है, शादी हुई भैया उसकी, तो पहली बार जाएगा तो एकदम बढ़िया कुर्सी और अच्छे से सब बढ़िया उसको 10-12 तरीके के खाना खिलाया जाएगा एकदम बढ़िया बढ़िया बना के। लेकिन धीरे धीरे जब वो बहुत ज्यादा जाने लगे वहां पे तो फिर क्या होता है बच्चों? कहते हैं ठीक है कुर्सी लो और बैठ जाओ अपने आप। ठीक है, तो रेड टैपिज्म कि फिर फॉर्मेलिटी सारी खत्म हो गई। तो जब तक वो नया नया है तो उसके साथ क्या हो रहा है? रेड टैपिज्म हो रहा है कि वो जो कहे वो किया जाएगा बच्चों। तो रेड टैपिज्म क्या है? तो एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा औपचारिकता करना किसी के लिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चों क्या? एक्सट्रीम
फॉर्मेलिटीज। ठीक है बच्चों, एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज क्या कहलाएंगी? रेड टैपिज्म। ठीक है, अति औपचारिकता। अति एक्सट्रीम और फॉर्मेलिटीज क्या होता है बच्चों? तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों औपचारिकता। ठीक है, औपचारिकता, अति औपचारिकता, किसी भी जगह पर औपचारिकता ज्यादा करना, एक्सट्रीम फॉर्मेलिटी करना, रेड टैपिज्म कहलाता है। ठीक है, एक और है बच्चों, टू पेंट द टाउन, टू पेंट द टाउन रेड, टू पेंट द टाउन रेड, कि बच्चों शहर को लाल पोत देना? नहीं, ऐसा नहीं है। टू पेंट द टाउन रेड का मतलब है कि किसी भी चीज के लिए, जैसे आपका बर्थडे होता है मान लो, तो आप क्या करते हैं? खूब हो हल्ला मचाते हैं, शहर में घूमते हैं, बढ़िया गए, ठीक है, केक वेक काटा जाके, अच्छे से पार्टी करी खूब बाहर। तो टू पेंट द टाउन रेड, पूरा शहर आप घुमाते हो उस दिन गाड़ी पे, तो भाई उसको कहते हैं सेलिब्रेट करना। ठीक है, किसी चीज के लिए सेलिब्रेट करना, टू सेलिब्रेट, टू सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट के लिए बच्चों हम लोग क्या लिख देते हैं? तो हम लोग उसके लिए लिख देते हैं पेंट द टाउन रेड। ठीक है, हिंदी में बच्चों आप क्या लिख सकते हो? तो हिंदी में बच्चों लिख सकते हो जश्न, या हिंदी में बच्चों आप लिख सकते हो किसी भी चीज का जश्न मनाना या खुशी मनाना। ठीक है बच्चों, जश्न मनाना या खुशी मनाना, किसी भी चीज के लिए खुशी मनाना, एंजॉय करना, जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना, क्या हो जाएगा? पेंट द टाउन रेड, टू पेंट द टाउन रेड। ठीक है, अगर बच्चों कभी भी कोई लिख दे कि इन द रेड, तो बच्चों आपने देखा होगा कि इन द रेड का मतलब क्या होता है? कि जब कहीं पे रेड आ गया, खतरे का निशान हो जाता है बच्चों। जैसे मान लो बाढ़ आती है तो ब्रिज है, उस पे एक लाल निशान बना रहता है, तो उससे ऊपर अगर पानी हो गया तो पेपर क्या छापता है दूसरे दिन? कि भाई खतरे के निशान से ऊपर पहुंची गंगा नदी। यही होता है ना, तो इन द रेड। या फिर बच्चों क्या होता है, कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया कहीं पे, तो क्या होता है कि इन द रेड, हमारी जो बैंक है वो क्या है? रेड में है, मतलब डेंजर में है। तो बच्चों इन द रेड का मतलब क्या हो जाएगा? तो ओवर ड्रॉन। ठीक है, या तो ओवर ड्रॉन लिख सकते हो या इन फाइनेंशियल डेंजर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो या तो आप ओवर ड्रॉन लिख दो या फिर बच्चों क्या लिख दो? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल डेंजर लिख दो, फाइनेंशियल डेंजर लिख दो। ठीक है, कि खतरे के निशान से ऊपर, या वित्तीय खतरे के लिए बच्चों इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, वित्तीय खतरे के लिए, वित्तीय खतरे। ठीक है, वित्तीय खतरे के लिए यूज करते हैं बच्चों। वित्तीय खतरे, फाइनेंशियल घाटा, फाइनेंशियल डिफिसिट जानते हो ना, कि फाइनेंशियल घाटा या वित्तीय खतरा, उसके लिए बच्चों यूज करते हैं हम इन द रेड। ठीक है बच्चों, अगला अगर हम बात करें कि रेड कारपेट वेलकम, बच्चों नेक्स्ट इडियम है हमारा रेड कारपेट वेलकम। तो बच्चों रेड कारपेट वेलकम की जब हम बात करेंगे तो रेड कारपेट वेलकम का मतलब होता है कि जैसे कभी भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 26 जनवरी पे कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, या कभी किसी देश का कोई आया, तो बच्चों क्या किया जाता है? या मान लो कभी ये छोटा सा और एग्जांपल लिख दे देते हैं कि जैसे कभी किसी को पद्म विभूषण मिलना है या कोई भी बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, तो बच्चों क्या करते हैं? एक रेड हम लोग क्या करते हैं? कारपेट बिछा देते हैं और उस पर से चल के उस आदमी को जाना पड़ता है उस पुरस्कार के लिए। तो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आए 26 जनवरी पे, तो उनको जो है उस रेड कारपेट पे चलाया जाता है, मतलब उस रेड कारपेट से वो जाते हैं जहां पे उनको स्टेज पे जाना है या कहीं भी जाना है। तो बच्चों रेड कारपेट वो जो बिछाई जाती है, ठीक है,
तो वो वेलकम के लिए बिछाई जाती है। जैसे देखा होगा कि जब नव विवाहित जोड़ा होता है या जब शादी हो रही होती है किसी की, तो जो बहू आती है एकदम बढ़िया जयमाल अमाल पड़ रहा है, और उस समय जो दुल्हन आएगी चल के, वो किस पे चल के आएगी? रेड कारपेट पे चल के आएगी बच्चों, ठीक है। अब वो अलग बात है कि गाँव में शादी हो, नहीं पता है तो हरी बिछा दी, लाल वाली खाने की जगह बिछा दी, ठीक है। तो रेड कारपेट वेलकम बच्चों किस लिए होता है? किसी का भी आदर करने के लिए, सम्मान करने का इंडिकेशन देता है वो जो रेड कारपेट बिछी होती है, ठीक है। तो बच्चों, टू ग्रेट वेलकम, किसी का भी बहुत भव्य सम्मान करना, टू ग्रेट वेलकम के लिए बच्चों क्या यूज कर देते हैं? रेड कारपेट वेलकम यूज कर देते हैं। या टू वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। वेलकम विद, ये भी लिख सकते हो, वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट। तो किसी को अगर रिस्पेक्ट देना है तो रिस्पेक्ट देने का भी प्रतीक है भाई क्या? कि रेड कारपेट बिछा दो और उस पर से चला लो आदमी को, उस पर से बुला लो उसको। तो टू ग्रेट वेलकम या फिर वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट, टू वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ठीक है बच्चों। सम्मान के साथ, सम्मान के साथ जो है स्वागत करना, सम्मान के साथ स्वागत करना। हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं बच्चों, सम्मान के साथ स्वागत, ठीक है। किसी का सम्मान के साथ स्वागत करना क्या कहलाएगा बच्चों? रेड कारपेट वेलकम कहलाएगा। बच्चों एक बार दोबारा से देखेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि गलत नहीं होने चाहिए बच्चों, भूलना नहीं, गलत मत करके आना। दुख जब होता है जब हमारे चीज नजरों के सामने से निकली हुई है और फिर भी हम उसको एग्जाम में गलत कराए। रेड लेटर डे बच्चों क्या बताया? आ मेमोरेबल डे, यादगार दिन। रेड टेपिज्म क्या बताया बच्चों? एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज, अति औपचारिकता। टू पेंट द टाउन रेड, जश्न मनाना, ठीक है, सेलिब्रेट करना। इन द रेड, फाइनेंशियल डेंजर में होना बच्चों। रेड कारपेट वेलकम, उसी को ओवर ड्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डेंजर को ही। रेड कारपेट वेलकम बच्चों, टू ग्रेट वेलकम या वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट, कि भारी सम्मान स्वागत करना किसी का, उसके लिए बच्चों हम लोग ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज मेक इट क्लियर सून, जल्दी से जल्दी आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करें और नीचे लिखें जरूर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उस पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे तो हम बच्चों लिखेंगे एक ईडियम है हमारा रेड बेट, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए रेड बेट, रेड बेट, BAIT। बच्चों रेड बेट का मतलब होता है कि किसी की निंदा करना या किसी में दोष निकालना। बच्चों इसको इंग्लिश में बोल देते हैं टू डिनाउंस या फिर टू एक्यूज, ठीक है बच्चों। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? तो बच्चों हिंदी में बोलेंगे निंदा करना, ठीक है, या फिर किसी में भी दोष निकालना, ठीक है बच्चों, क्लियर। या तो किसी की निंदा करना या फिर दोष निकालना। दोष निकालना, ठीक है, निंदा करना या दोष निकालना। टू डिनाउंस, टू एक्यूज, बच्चों क्या कहेंगे? रेड बेट, रेड बेट। डिनाउंस का मतलब है कि किसी की भी बुराई करना, कि आपका ही कोई दोस्त है, आप उसकी बात इधर से उधर कर रहे हो, उधर से इधर कर रहे हो, या उसकी बुराई कर रहे हो। उसने आपका पैसा वापस नहीं दिया तो तुमने उसका क्या करना शुरू कर दिया? कोई भी उसके बारे में उल्टी सीधी बात करनी शुरू कर दी। तो बच्चों वो क्या कर रहे हो? आप रेड बेट कर रहे हो प्यारे बच्चों, ठीक है, रेड बेट, इसको बेट कहते हैं। वो वेट होता है इंतजार वाला। आप कहोगे कि सर एक और वेट होता है WAIT, वो वेट होता है, ये बेट है, ठीक है। रेड बेट और वेट, तो रेड बेट वेट, वेट का मतलब इंतजार और बेट का मतलब बच्चों तो भाई बुराई करना, ठीक है बच्चों। टू सी रेड, सभी लोग ये तो बता देंगे, बहुत आसान है सबके लिए। टू सी रेड, बच्चों टू सी रेड का मतलब होता है गुस्से में होना, एंग्री होना,
ठीक है। तो बच्चों एंगर गुस्से के लिए बोलते हैं, या एंग्री ऐसे लिख लो बच्चों, टू लुक एंग्री, कैसा दिखना, टू लुक एंग्री, टू लुक एंग्री, ठीक है, गुस्से में दिखना, गुस्से में दिखना। इसके लिए बच्चों एक और ईडियम यूज होता है, बताएंगे आगे, ठीक है। हाँ, ब्राउन इन द फेस भी बोलते हैं, गुस्से के लिए ही यूज होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगला ग्रे, बच्चों एक कलर होता है ये भी, ग्रे। अगर कभी भी हम लिखें ग्रे एरिया, तो बच्चों ग्रे एरिया, ग्रे एरिया कैसा होगा, जाहिर सी बात है जहां पे एरिया ग्रे होगा तो बच्चों देखने में क्लैरिटी नहीं आएगी। जब कभी भी कोई चीज ग्रे होगी तो क्या क्लैरिटी आएगी, नहीं आएगी। ग्रे है तो आप सही से उस चीज को क्लियर नहीं देख पाएंगे, क्लियर विजन नहीं होगा। तो बच्चों ग्रे एरिया किसके लिए यूज करेंगे, तो लैक ऑफ क्लैरिटी, किसी भी चीज में अगर क्लैरिटी की कमी है तो उसके लिए बच्चों हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे ग्रे एरिया, तो लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी को हिंदी में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो किसी भी चीज में स्पष्टता की कमी के लिए हम यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, स्पष्टता की कमी के लिए यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, स्पष्टता की कमी के लिए हम यूज करते हैं ग्रे एरिया। बच्चों एक और ग्रे का देखते हैं, और मैंने कहा ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। बच्चों जब वेब सीरीज आप देखोगे हॉलीवुड वगैरह में, तो उसमें देखो इंग्लिश के कई सारे इडियम यूज कर दिए जाते हैं। तो बच्चों वहां पे कभी कभी होता है कि दिस इज द मैटर ऑफ, कहते हैं ग्रे मैटर, या दिस इज द ग्रे मैटर, इस तरीके से बोल देते हैं। तो ग्रे मैटर, मैटर का मतलब तो मामला, सभी लोग जानते हो। ग्रे मैटर कैसा मैटर है, तो ग्रे मैटर बच्चों उसको कहते हैं जो इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हो, जो आपकी बौद्धिक क्षमता से जुड़ा हुआ, जहां आपके दिमाग का इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है। तो बच्चों ग्रे मैटर कहते हैं मैटर ऑफ इंटेलिजेंस, मैटर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, बौद्धिक क्षमता से जुड़ा हुआ मामला क्या कहलाएगा, ग्रे मैटर कहलाएगा, या बच्चों बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ मामला, ठीक है। तो आप हिंदी में इसको लिख लेंगे कि बुद्धिमत्ता के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो ग्रे मैटर का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। ग्रे एरिया क्या हो गया, तो ग्रे एरिया हो गया बच्चों लैक ऑफ क्लैरिटी। ग्रे मैटर क्या हो गया, तो इंटेलिजेंस का मैटर बच्चों क्या होता है, ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है बच्चों, इंटेलिजेंस के जो मैटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर बच्चों इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि अगर कभी भी कोई कहे टू गो ग्रीन, तो बच्चों अगर कभी किसी ने आपसे कहा टू गो ग्रीन प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेड़ पौधे लगाओ। टू गो ग्रीन का मतलब एक कतई नहीं होता है कि पेड़ पौधे लगाओ। टू गो ग्रीन का मतलब होता है क्या, कि टू गो ग्रीन नया, टू गो ग्रीन इमैच्योर, ठीक है, या फिर बच्चों टू गो ग्रीन बताएंगे जल्दी से, टू गो ग्रीन इसी को बच्चों हाँ एक और लिख देते हैं, टू गो ग्रीन को कभी कभी लिख देंगे टू लुक ग्रीन, टू लुक ग्रीन। और हाँ बच्चों एक और होता है टू बी ग्रीन, ठीक है बच्चों, टू लुक ग्रीन, टू गो ग्रीन और टू बी ग्रीन। टू गो ग्रीन, टू लुक ग्रीन एक ही चीज होती है, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो बच्चों, ठीक है। तो एक तो ये वाला एक ही लिखा है समझ लो, ठीक है, और ये दूसरा लिखा हुआ है, ठीक। टू गो ग्रीन भी कहते हैं, टू लुक ग्रीन भी, उल्टा हो गया था थोड़ा सा। टू बी ग्रीन का मतलब होता है कि किसी भी चीज में नया होना, और टू गो ग्रीन, टू लुक ग्रीन हमको लगता है कि हरियाली करना या पेड़ पौधे लगाना ये सब होता है, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो होता है। टू लुक ग्रीन हरा दिखना मतलब स्वस्थ दिखना नहीं, बीमार दिखना बच्चों, ठीक है। टू लुक पेल,
टू लुक पेल और इल। ठीक है बच्चों, टू लुक पेल और इल, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए बच्चों क्या यूज करेंगे? टू लुक पेल और इल, बीमार दिखना, बीमार होना लिख लो बच्चों, बीमार होना या दिखना। ठीक है, पीला हो जाना, पीला पड़ना भी बीमारी के लिए ही बोलते हैं, टू लुक पेल। ठीक है, दोनों इडियम बच्चों सेम है, चाहे टू गो ग्रीन कह लो और चाहे टू लुक ग्रीन कह लो। अगर कभी भी कोई कहता है टू बी ग्रीन, तो बच्चों टू बी ग्रीन का मतलब होता है कि किसी भी चीज में इमैच्योर होना, इमैच्योर या इन एक्सपीरियंस। ठीक है बच्चों, इमैच्योर या इन एक्सपीरियंस, बच्चों इसी को हम बोल देते हैं नॉविस। नॉविस कहते हैं बच्चों नया, किसी भी फील्ड में नया प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे अभी आप आए और आपको ज्यादा कंपटीशन के बारे में नॉलेज नहीं है, या आपने इंग्लिश अभी नई नई पढ़नी शुरू की है, तो अभी आप क्या है, इमैच्योर हैं। धीरे धीरे जब बहुत पढ़ेंगे, कई सारी क्लासेस देखेंगे, सब में एकदम लाइव रहेंगे, जवाब देंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो इमैच्योर इन एक्सपीरियंस्ड, आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन एक्सपीरियंस्ड। नॉविस का मतलब बच्चों नया, या फिर बच्चों और क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि सर बिगिनर। बिगिनर का मतलब जिसने शुरू किया है बच्चों। इसी के लिए एक इडियम और यूज होता है कि बच्चों क्या यूज होता है, इसी का सिनोनिम होता है, जरा बताइएगा, ग्रीन ऑर्न। ग्रीन ऑर्न का मतलब भी होता है नया, तो ग्रीन ऑर्न, ग्रीन और इसका मतलब भी होता है बच्चों, ग्रीन ऑर्न का मतलब जो नया हो, तो वो भी बच्चों इसी का इडियम है। ठीक है, तो हम लिख देंगे या तो नया, ठीक है, नया, या बच्चों हिंदी में इसको कह देंगे नौसिखिया। ठीक है, नया या किसी भी चीज में नौसिखिया। तो इडियम कौन कौन से हैं नौसिखिया के लिए? दो, कौन सा? टू बी ग्रीन और अ ग्रीन ऑर्न। ठीक है, नया या नौसिखिया। ठीक है बच्चों, ग्रीन ऑर्न। ठीक है बच्चों, अगर कभी किसी ने कहा कि हैव, ए अलग है बच्चों, इतनी बात हो गई है, हैव ग्रीन आईज, ये सब बच्चों हिंदी में एक ही मीनिंग है सबका, इमैच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, और नॉविस और बिगिनर, सबका मतलब है नया या नौसिखिया, ये सबका मतलब लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ग्रीन ऑर्न का भी यही मतलब है, मतलब ये और ये सेम है बच्चों दोनों। ठीक है, ग्रीन ऑर्न कह लो या टू बी ग्रीन कह लो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, न्यू एट समथिंग, अगर कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाए तो बच्चों क्या लिख देगा, वो लिख देगा आपके सामने कि भैया एक ऑप्शन नीचे से छांटो, और कौन सा छांटो, कि अगर नीचे मान लो नहीं शब्द दिया है तो वो लिख देगा न्यू एट समथिंग, कि जो किसी चीज में नया हो उसके लिए आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो इनमें से कोई भी या तो एक इडियम दे दिया गया हो या कोई एक शब्द दे दिया गया हो बच्चों, तो वही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? हैव ग्रीन आईज का क्या मतलब है बच्चों? हैव ग्रीन आईज, हैव ग्रीन आईज, तो ग्रीन आईज मॉन्स्टर तो देखा होगा ना, ग्रीन आईज मॉन्स्टर नहीं। हैव ग्रीन आईज का मतलब होता है, क्या होता है ना कि आजकल देखो ना वीडियो लगाते हैं और आंखों से आग निकाल देते हैं, समझे, तो जेलस। हैव ग्रीन आईज का मतलब टू बी जेलस, भैया किसी से भी जलन रखना या जेलस फील करना क्या कहलाता है, हैव ग्रीन आईज कहलाएगा बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हैव ग्रीन आईज का मतलब टू बी जेलस। बच्चों इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो सभी लोग बताइए, ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्यालु होना। ठीक है, ईर्ष्यालु होना, देखना बच्चों सही लिखा है कि नहीं ईर्ष्यालु, वैसे तो ठीक ही है। हाँ, ईर्ष्यालु होना, तो ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्या रखना, दोस्त रखना, ईर्ष्या दोस्त रखना, तो बच्चों ये सब क्या कहलाएगा, हैव ग्रीन आईज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या अगर होती है तो प्लीज तुरंत बच्चों पूछिएगा हमसे। ठीक है, ये नहीं कि हाँ आप जो है
बैठे रहें। नेक्स्ट पे बच्चों मूव करते हैं और अगला ईडियम है बच्चों हमारा रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, ठीक है। और बच्चों कुछ ईडियम हम लोग मैन के देखते हैं। अगर कभी भी कोई भी आपसे कह दे कि मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है बच्चों, या फिर कभी कोई आपसे कह दे बच्चों मैन ऑफ स्ट्रॉ, या फिर बच्चों कभी कोई आपसे कह दे कि मैन ऑफ पार्ट, देखो बच्चों सभी में क्या आ रहा है, सभी में आ रहा है ना। या फिर बच्चों एक और है मैन ऑफ वर्ड, ठीक है। थोड़ा सा हम देखेंगे, सभी को एक नजर से देखेंगे और सभी में एक चीज बच्चों कॉमन है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सभी में मैन आया हुआ है, ठीक है बच्चों। सभी में क्या आया हुआ है, मैन आया हुआ है। तो जवाब देने का प्रयास करेंगे कि मैन ऑफ पार्ट्स और लेटर्स और मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सुनने में तो सब सेम लग रहे हैं लेकिन है नहीं, ठीक है, ठीक है बच्चों। आते हैं रैंक एंड फाइल का मतलब बच्चों होता है कि जो आपने देखा होगा, कभी किसी ऑफिस में आप जाइए, फाइल दबा के कौन सा आदमी घूमता है, जो सबसे छोटे पद पे होगा, जिसका काम होगा इधर से उधर फाइल ले जाना, उधर से इधर फाइल ले आना, तो उसकी कोई रैंक नहीं है, वो एकदम चपरासी की पोस्ट का होता है बच्चों। तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन मैन, आम आदमी। भैया केजरीवाल से याद रखना, केजरीवाल हमेशा क्या करते हैं, कागज लेके घूमते हैं, फाइल लेके घूमते हैं, तो उनको क्या कह देंगे, रैंक एंड फाइल है, कि रैंक कोई नहीं है फाइल है। तो रैंक कोई नहीं है फाइल है तो वो चपरासी के पास, क्लर्क के पास, ठीक है, या फिर किसी भी छोटे आदमी का ये काम है। तो छोटा आदमी भैया कौन होता है, कॉमन मैन होता है, आम आदमी होता है, ठीक है। तो रैंक एंड फाइल पूछा गया बच्चों पेपर में, फिर से आ सकता है, मैं मिलवा दूंगा पेपर के बाद, आइएगा आप, ठीक है। रैंक एंड फाइल का मतलब है कॉमन मैन, या फिर आप लिख सकते हो आम आदमी। और अगर आम आदमी पार्टी लग रही है तो फिर बच्चों आप लिख सकते हो साधारण व्यक्ति, ठीक है। आम आदमी ज्यादा बढ़िया है। मैन ऑफ लेटर्स बच्चों देखो सब में आदमी है, जाहिर सी बात है, पर्सन के लिए आ रहा है, पर्सनालिटी के लिए आ रहा है। तो मैन ऑफ लेटर्स, स्ट्रॉ, पार्ट्स और वर्ड्स, ठीक है बच्चों। मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है, मैन ऑफ लेटर्स होता है जिसको लेटर्स पता हो, जिसको शब्द पता हो। और बच्चों जो व्यक्ति शब्द जानता होगा वो कैसा कहलाएगा, वो पढ़ा लिखा आदमी कहलाएगा, वो साक्षर आदमी कहलाएगा। तो बच्चों अगर कभी भी कोई भी लिटरेट पर्सन है, लिटरेट पर्सन, या बच्चों हिंदी में आप लिख सकते हो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अच्छी नॉलेज रखता है शब्दों की या भाषा की, भाषा का अच्छा ज्ञान रखता है, उसको बच्चों क्या कहते हैं, मैन ऑफ लेटर्स कह देते हैं, पढ़े लिखे हुए को। मैन ऑफ स्ट्रॉ, बच्चों स्ट्रॉ देखिए जिससे नारियल पानी में पाइप डाल के आप नारियल पानी पीते हो, या जूस के ग्लास में आपको स्ट्रॉ डाल के दे देता है। स्ट्रॉ होती है ना, कैसी होती है देखा होगा, बहुत पतली सी होती है स्ट्रॉ, हाँ ठीक है, बहुत पतली स्ट्रॉ होती है बच्चों। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब बच्चों होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत कमजोर हो, ठीक है, जिसके अंदर ताकत ना हो। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, बता दीजिए जल्दी से, कौन सा, वीक पर्सन। वीक पर्सन, वीक पर्सन मतलब कमजोर, फूंक मार दो तो उड़ जाए ऐसा व्यक्ति भैया, कमजोर व्यक्ति। तो स्ट्रॉ से याद रखना, कभी गलत तो नहीं करेंगे ना, बताइए जल्दी से, गलत नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस को, फ्री के क्वेश्चन है। पार्ट, मैन ऑफ पार्ट, मैन ऑफ पार्ट्स का क्या मतलब, मैन के पार्ट होंगे क्या, नहीं, मैन के जब पार्ट की बात आती है तो उसकी इनर क्वालिटीज की बात होती है बच्चों। और इनर क्वालिटीज की क्या, कि जैसे मैंने कहा आप कितने प्यारे बच्चे हो, आप पढ़ने में भी अच्छे हो, आप घर के कामों में भी अच्छे हो, ठीक है, और आप एक अच्छी संतान होने के साथ साथ आप एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं बच्चों, ठीक है, आप अच्छे सिंगर भी हो, आप अच्छे डांसर भी हो, आप क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हो, आप क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हो। तो बच्चों आपके अंदर जब इतनी क्वालिटीज होंगी तो आप क्या कहलाएंगे, मैन ऑफ पार्ट्स कहलाएंगे। तो आप लिखोगे अ मैन विद, या हाँ
ठीक है, अ मैन विद मैनी क्वालिटीज। ठीक है, अ मैन विद मैनी क्वालिटीज। ठीक है बच्चों, तो उसे हम क्या बोल देंगे, मैन ऑफ पार्ट्स बोल देंगे बच्चों। मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब अ मैन विद मैनी क्वालिटीज, कि कई सारी उसके अंदर क्या है, खूबियां हैं। ठीक है, खूबियां, कई खूबियां होना, कई खूबियां होना। ठीक है, किसी में कई खूबियां होना क्या कहलाएगा बच्चों, तो मैन ऑफ पार्ट्स कहलाएगा। समझ गए कि नहीं। मैन ऑफ वर्ड्स, तो भाई एक ऐसा आदमी जो अपनी बात पे टिका रहा है, कि हमने कहा या एसएसजी गुरुकुल ने कहा कि आपका सिलेक्शन करा के मानेंगे। समझे, तो बच्चों एसएसजी गुरुकुल जो है, एसएसजी गुरुकुल जो टीम है, यहां के जो टीचर्स हैं वो क्या है, मैन ऑफ वर्ड्स। कि भाई मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब बच्चों क्या है, तो मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब है जो अपनी बात पे टिका रहे, जो अपने शब्दों पे टिका रहे, जिसने जो कहा वो करके दिखाया, जिसने कहा कि हम इतना करवाएंगे तो उतना करवाया, जिसने कहा हम इतने क्वेश्चन फंसाएंगे उतने क्वेश्चन आपके पेपर में फंसाए। तो बच्चों मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड्स बच्चों किसे कहेंगे, तो कहेंगे अ रिलायबल पर्सन, अ रिलायबल पर्सन। ठीक है बच्चों, अ रिलायबल पर्सन, आप ये कह सकते हैं कि विश्वसनीय व्यक्ति, जो अपने शब्दों से, विश्वसनीय विश्वसनीय व्यक्ति। ठीक है, जो अपने शब्दों पे टिका रहे, जो अपने शब्दों पे अड़ा रहे। ऑलवेज कीप्स देयर प्रोमिसेस, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ऑलवेज कीप्स देयर प्रोमिसेस, जो बच्चों अपने प्रॉमिस को ना भूले, जो अपने वादे को ना भूले, वादा न भूलने वाला। ठीक है बच्चों, वादा न भूलने वाला क्या कहलाएगा, मैन ऑफ वर्ड्स कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इतने में किसी भी बच्चे को जरा सी भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या है बच्चों, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका थोड़ा सा भी फायदा इससे हो रहा है तो बच्चों लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, साथ बनाए रहिएगा। तैयारी हम लोग और धारदार करते जाएंगे अपनी। ठीक है, और बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ। आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच अगेन।